इजराइल और गाजा वॉर। ये एक ऐसी लड़ाई जो यूं तो दशकों से चली आ रही है, लेकिन अब पिछले करीब एक साल से इस लड़ाई ने ऐसा खतरनाक रूप ले लिया है कि रोज ना जाने दोनों तरफ से कितने मासूमों की जान जा रही है। और पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ एक चीज मांग रही है, और वो है सीज फायर, यानी कि ये लड़ाई बस बंद हो जाए। लेकिन इजराइल और गाजा की सीज फायर सिर्फ एक जगह की वजह से रुकी हुई है, और अब वहां पर इजराइल कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ये सीज फायर मुश्किल होती जा रही है। माने ऐसा लगता है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि ये लड़ाई अब रुके। चलिए आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कौन सी ये जगह है और इजराइल यहाँ पर क्या कर रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि असल में ये लड़ाई इजराइल और गाजा के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हमास और इजराइल के बीच है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, और उसके बाद से इजराइल ने हमास को खत्म करने का फैसला लिया। और फिर उसके बाद से जो चीज दुनिया देख रही है वो है सिर्फ नरसंहार और तबाही। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक दोनों तरफ से लाखों लोग अपनी जान ऑलरेडी गंवा चुके हैं, जिसके बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज चाहती है, और वो है सीज फायर। लेकिन हमास और इजराइल किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, हमास चाहता है कि जंग परमानेंट यानी हमेशा के लिए रुक जाए, जबकि इजराइल इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि जंग पूरी तरह खत्म ना हो और सिर्फ कुछ इलाकों में सीज फायर हो सके और वहां पर मासूम लोगों को रख दिया जाए, और बाकी के इलाके में जंग जारी रहे और इजराइल की मेरी गाजा के अंदर रहे। दरअसल जंग की शुरुआत से ही नेतन्याहू का कहना है कि हम हमास को पूरी तरह मिटाकर ही दम लेंगे। दूसरा मामला नेट्ज़ेरिम और फिलडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे को लेकर फंस रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये क्या नया बवाल है। आइए दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिलडेल्फिया कॉरिडोर, ये 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक बफर जोन है जो इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर बना हुआ है। रफा क्रॉसिंग भी इसी में आती है। ये इजिप्ट और गाजा को जोड़ने वाली एकमात्र क्रॉसिंग है। 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने शांति समझौते के तहत इसे बनाया था। उस वक्त गाजा इजिप्ट के रूल से बाहर ही निकला था और इजिप्ट के लोग इसे सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। सलाहुद्दीन इजिप्ट के बादशाह थे। उन्होंने 1187 में जेरूसलम में क्रूसेडरों को हराया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे वो सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। 1979 में जब यह बनाया गया तो इजरायली आर्मी की टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी, और तो और यहाँ पर इजराइल ने कई इलीगल बस्तियां भी बनाई थी। पर इजराइल 2005 में इस अवैध कब्जे को छोड़कर चला गया था, और फिर 2007 में जब हमास का पूरे गाजा पर कंट्रोल हो गया तो उसने बाद में इस कॉरिडोर को भी गाजा के कंट्रोल में ले लिया। अब कहा जाता है साहब कि हमास ने इस कॉरिडोर के नीचे कई सुरंगें बना रखी हैं जो इजिप्ट और गाजा को जोड़ती हैं। इजराइल का कहना है कि जंग के बाद हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर सकता है। माने बाद में जब सीज फायर हो जाए तो इजरायली आर्मी के एक टुकड़ी पहले की तरह यहां पर रहे। नाउ नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर, ये कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है और ये इजरायली बॉर्डर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ है, और ये कॉरिडोर नॉर्दर्न एंड साउदर्न गाजा को डिवाइड भी करता है। हाल ही के जंग में इजराइल ने इसे बनाया है। अब ये दोनों कॉरिडोर गाजा का हिस्सा हैं, और इजराइल चाहता है साहब कि सीज फायर के बाद भी यहाँ उनके आर्मी की मौजूदगी रहे। इसके पीछे इजराइल की एक बड़ी चाल है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल की यहाँ फिर से अवैध बस्तियां बनाने की प्लानिंग हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कुछ राइट विंग इजरायली नेता इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं। उधर हमास वही कह रहा है कि सीज फायर का मतलब होता है कि जंग का पूरी तरह से रुकना, ना कि कहीं पर रुकना और कहीं पर चलना। और फिलहाल तो इसे सीज फायर में अड़ंगा इन्हीं दोनों कॉरिडोर की वजह से लगा हुआ है, और इजराइल यहाँ पर अपनी नई कारस्तानी कर रहा है। इजरायली आर्मी साउदर्न बॉर्डर पर गाजा से लगी एक सड़क पर आजकल कोल तार बिछाने में लगी है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या ही दिक्कत है भाई। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इजराइल सिर्फ कुछ इलाकों में सीज फायर की बात करता है और कुछ इलाकों में जंग की बात करता है।
तो दोस्त कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सड़क पर कोलतार का मतलब है कि भाई इजराइल की आर्मी सेना फिलहाल यहां से जल्द वापसी के लिए तैयार नहीं है। अब इस सड़क की इंपॉर्टेंस भी आपको बताता हूं। दरअसल ये सड़क अभी वीडियो में जो 2 कॉरिडोर मैंने आपको बताए थे उसमें है। ये कॉरिडोर मिस्र के साथ गाजा बॉर्डर से मिलकर गुजरती है और ये है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। 26 अगस्त से 5 सितंबर तक सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि बॉर्डर पर लगे कंटीले तारों के साथ लगे 6.4 किलोमीटर अंदर तक नई सड़क बिछाई जा रही है। यहाँ तक कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी भरकम मशीनों के जरिए इस इलाके में इतने चौड़े दायरे में ताजी कोलतार बिछ रही है कि उससे होकर 2 बड़ी गाड़ियां गुजर सकती हैं। इस कॉरिडोर में रफाह क्रॉसिंग भी है जो गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ती है। ये गाजा ही एकमात्र क्रॉसिंग है साहब जिस पर इजराइल का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और मिस्र से जरूरी सप्लाई का ये इकलौता जमीनी रास्ता भी है। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक तरफ तो इजराइल कह रहा है कि उसे सीज फायर पर बात करनी है और दूसरी तरफ वो उस कॉरिडोर में सड़क बना रहा है जो कि फिलिस्तीन के लिए बेहद जरूरी है और वो उसका हिस्सा भी है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप नेत्जरिम कॉरिडोर में किए गए इन्वेस्ट को देखें तो साफ पता चल जाएगा कि इजरायली सेना यहां से इतने जल्दी वापस नहीं जाने वाली। उन्होंने यहां कंक्रीट के बैरियर बनाए हैं, साथ ही टावर और दीवारों वाली मिलिट्री बेस भी बनाए गए हैं। अगर यहां से वापसी का इरादा होता तो ऐसी चाक चौबंद इंतजाम नहीं किए जाते। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को हमास की लाइफलाइन करार दिया है। उनका मानना है कि किसी भी समझौते में यहां इजराइल की मिलिट्री मौजूदगी एक अहम शर्त रहे। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, अगर आप हमास की मिलिट्री और गवर्नेंस ताकत को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसे फिर से हथियारों से लैस होने नहीं दे सकते, इसलिए आपको इस कॉरिडोर पर कंट्रोल करना ही होगा। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने 14 अगस्त को कहा था, फिलाडेल्फी इसलिए अहम है क्योंकि ये हमारी स्थिति मजबूत करता है। माने अब वो फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा चाहते हैं। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा कि मैंने बोला फिर से। जी हाँ, दरअसल गाजा में इजराइल पहले भी मौजूद रह चुका है। वहां उसने कई बस्तियां भी बसाई थी, लेकिन 2005 में इजराइल सरकार के इरादे बदल गए और इजराइल ने गाजा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कैसे किया और बाद में उसे छोड़ने का फैसला क्यों लिया? 1967 की जंग में गाजा पट्टी पर कब्जा। देखिए 1960 का दशक था। इजराइल के बॉर्डर पर झड़प के इंसिडेंट बढ़ने लगे थे और तो और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ गोलीबारी के इंसिडेंट मानो ऐसे थे कि आम बात हो गई थी। इसके बाद फिर फिलिस्तीन एक्सट्रीमिस्ट के हमले भी बढ़ गए थे। दरअसल इन सभी को अरब कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। इजराइल ने यूं देखते हुए अरब कंट्रीज को वार्निंग भी दी थी और कड़ा कदम लेने की बात कही थी, मगर अरब देशों ने इजराइल की एक ना सुनी। इसके बाद फिर इजराइल ने बॉर्डर के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दिए। मिस्र में अब्देल नासिर उस वक्त सरकार चला रहे थे। नासिर खुद को अरब देशों का सबसे बड़ा नेता मानते थे। इजराइल ने हमला किया तो उनकी रौबदार वाली इमेज खतरे में पड़ी और उनकी ईगो हर्ट हो गई। ऐसे में उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया और सिनाई पेनिनसुला में सेना तैनात कर दी। ये इलाका इजराइल की साउदर्न बॉर्डर से मिला हुआ है। उसी वक्त सीरिया ने भी मोर्चा खोल दिया और इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर सीरिया ने अपनी मिलिट्री बुला ली। अब मई 1967 में नासिर ने इराक और जॉर्डन के साथ डिफेंस डील की। तय था कि अरब देश किसी भी समय हमला कर सकते, मगर वो हमला करते उससे पहले ही इजराइल ने अपनी एयरफोर्स मिस्र भेज दी और महज कुछ घंटों के अंदर मिस्र की एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया। एयरपोर्ट्स पर झमाझम बमों की बरसात की गई और 3 दिनों के अंदर सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। इसके बाद इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया को भी हराया। नाउ कैंप डेविड। देखिए 1967 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया और गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद मिस्र और इजराइल के बीच साल 1978 में कैंप डेविड से बातचीत हुई। इस बातचीत में गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों की जरूरतों और उनके सेल्फ गवर्नेंस पर चर्चा हुई, लेकिन कैंप डेविड के इन फैसलों को कभी लागू नहीं किया गया। इसके बाद बारी आई ओस्लो एग्रीमेंट की। ओस्लो एग्रीमेंट एंड फिलिस्तीन अथॉरिटी। करीब 31 साल पहले साल 1993 तारीख 13 सितंबर यासिर अराफात ने इजराइल से बातचीत की कोशिश की। उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सुलह का रास्ता अपनाने का जोर दिया। इसके बाद यासिर की पार्टी पीएलओ और इजराइल के बीच कई दौर की मुलाकात हुई। इसमें इजराइल फिलिस्तीन के बीच रिश्ते को सुधारने पर सहमति बनी। इसके बाद तारीख आती है 10 सितंबर 1993। इस दिन पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी
बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया। उसने पीएलओ को फिलिस्तीन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव माना। समझौते पर आधिकारिक तौर पर दस्तखत 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस के लॉन में हुए। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन भी वहीं पर मौजूद थे। इसके बाद सितंबर 1995 में एक और समझौता होता है और इसे नाम दिया गया ओस्लो 2। इस समझौते में और डिटेल से पीस प्रोसेस के तहत बनाई जाने वाली बॉडीज पर चर्चा हुई। ओस्लो समझौते का नतीजा ये हुआ साहब कि टेम्परेरी अथॉरिटी बनी, नाम दिया गया पैलेस्टाइन अथॉरिटी यानी पीए। साथ ही समझौते के तहत वेस्ट बैंक के इलाके को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एरिया ए, बी और सी। इस समझौते के 5 साल बाद एक फाइनल समझौता भी होना था, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन कैंप डेविड और ओस्लो समझौते के फेलियर ने भी गाजा पट्टी से इजराइल की वापसी में बड़ा रोल अदा किया है। गाजा पट्टी और इजराइल की वापसी, देखिए गाजा पट्टी से इजराइल की विदाई ओस्लो समझौते के कुछ साल बाद शुरू हुई। इससे पहले 1999 में प्रधानमंत्री एहूद बराक ने 1 साल के अंदर लेबनान से हटने का वादा कर लिया। बराक ने इस पॉलिसी को लैंड फॉर पीस पॉलिसी का नाम दिया, लेकिन बराक को अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए कोई साथी देश नहीं मिला और बस इसलिए उन्होंने खुद ही लेबनान से हटने का फैसला किया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इस फैसले में मीडिएशन नहीं की थी, पर उसने माना कि लेबनान से हटकर इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस की कमिटमेंट को पूरा किया है। इधर गाजा पट्टी में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। इस बढ़ती आबादी की वजह से गाजा में सरकार चलाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा था और इसलिए 2004 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक भाषण में उन्होंने अपने इस फैसले को इजराइल के फ्यूचर के लिए काफी जरूरी बताया। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा फैसला है जो इजराइल की सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कंडीशन, इकोनॉमी और इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों के लिए अच्छा है। ये प्रस्ताव इजराइल के लोगों को उम्मीद देता है। पिछले 3.5 सालों में आतंकवादी संगठनों ने इजराइल के नागरिकों के जज्बे को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें फेल हुए। यहूदी लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, हम कभी नहीं टूटेंगे। मैं फिर से कहता हूं, हम कभी नहीं टूटेंगे। अब एरियल शेरोन के इस फैसले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को अपने हाल पर छोड़ दिया। जिस वक्त इजराइल गाजा से बाहर गया तब वहां रहने वालों की संख्या 13 लाख से भी ज्यादा थी और टू बी एग्जैक्ट 13,24,991। इसमें से 99.4% लोग फिलिस्तीन थे और सिर्फ 0.06% आबादी ही यहूदी थी और इस आबादी में भी 49% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की थी और इसी आबादी यानी माइनॉरिटी के प्रेशर की वजह से इजराइल गाजा से बाहर जा रहा था। 38 साल बीते। 15 सितंबर 2005 की तारीख इजराइल ने अपना डिसएंगेजमेंट प्लान पूरा किया, माने इजराइल ने गाजा खाली कर दिया था। आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने गाजा का इलाका छोड़ दिया। 25 बस्तियों में रहने वाले 9,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से बाहर निकाल दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के इस डिसएंगेजमेंट का खर्च 16 करोड़ से भी ज्यादा आया। डिसएंगेजमेंट प्लान का सपोर्ट करने वालों का मानना था कि इजराइल का गाजा से जाना इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था साहब कि इससे इजराइल को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा। गाजा पर खर्च होने वाली बड़ी रकम इजराइल की सिक्योरिटी में काम आएगी। वैसे उनका यह भी मानना था कि गाजा से इजराइल को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी इजराइल के गाजा से निकले 2 साल भी नहीं बीते थे कि वहां फतह और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है और इसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तब से लेकर अब तक गाजा से हमास ने इजराइल में कई बार रॉकेट्स और मोर्टार बरसाए हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। इस जंग की नींव 2005 में ही पड़ चुकी थी, जो कि कब रुकेगी इस बात का अंदाजा अब कोई नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि शायद खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं, क्योंकि इस बार इजराइल 2005 वाली कोई भी गलती दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इजराइल जो सड़कें बना रहा है उससे ये क्लियर है कि वो अब जंग पूरी तरह से ना तो खत्म करना चाहता है और ना ही वो इस बार पूरी तरह से गाजा को खाली भी नहीं करना चाहता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है साहब तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।